हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ रहे हैं, नागरिकता को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आर्टिकल 1 to 4 देख लिए थे, हमने टाइप्स ऑफ बिल्स समझे हैं। अब हम आर्टिकल 5 to 11 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सिटीजनशिप से डील करता है, यानी पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है। ठीक है, टू द पॉइंट स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे नोट्स मेकिंग के लिए ये क्लासेस बेहतरीन बनानी है हमें, ताकि आप लोगों को टू द पॉइंट चीजें एक जगह क्रिस्प मैटर आपको एक ही बार में मिल जाए, आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, ये किताब वो सब किताबें मुझे पढ़नी है और आप लोगों के लिए चीजें क्रिस्प करके और बेहतरीन बनानी है। ठीक है, तो बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये सवाल बुक क्या है। ये एक परचम क्लासेस का एक नया इनिशिएटिव है, जो करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, इसके अंदर आपको विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। साल के 3-3 महीने की 4 पीडीएफ आपको मिलेंगी। जो स्टूडेंट इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, उसको कंपाइल्ड फॉर्म में सारे के सारे करंट अफेयर के पीडीएफ्स एक जगह मिल जाएगा। कहाँ पे? parchamclasses.in पे। और जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, उनको भी ये पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन उनको परचम ऐप से ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, और उनको कंपाइल्ड में नहीं मिलेगा, उनको टाइम टू टाइम वो डाउनलोड करते रहना पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट दोनों का सेम होगा, कोई इशू नहीं होगा। तो ये सवाल एक ऑब्जेक्टिव बुक है, ये हमारे ई बुक है करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं हमारे ऐप पर, दैट इज एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स है। नाम एसएससी है, बट इसके अंदर मल्टीपल एग्जाम्स जो है वो कवर होते हैं। आप रेलवे का दे दीजिए, आप इवन सीडीएस के एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा ये कोर्स है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी टीचर ने इसकी तैयारी करके, मतलब इसको तैयार किया है। पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके, इकोनॉमिक, सब कुछ इसके अंदर कवर किया जा रहा है। एक बैच इकोनॉमी का चल रहा है, 0 से हाई लेवल तक का। दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% की छूट चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि आज हमको सिटीजनशिप में क्या करना है। तो सबसे पहले जब कोई भी टॉपिक हम पॉलिटी का करते हैं, तो पॉलिटी का टॉपिक शुरू करने से पहले ही हमको कुछ बातें पता होना चाहिए। एक तो उसके रिलेटेड पार्ट कौन सा है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, और वो चीज हमने किस देश से बोरो की है। ये 3 बातें आपको पॉलिटी के हर टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील करता है, आर्टिकल 5 to 11 की बातें करता है। और जो हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वो हमने ब्रिटेन कह दो, यूके कह दो, वहां से हमने ये बोरो किया है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, हम लोगों ने ब्रिटेन से ये कंसेप्ट जो है सिंगल सिटीजनशिप का, ये बोरो किया है। ठीक है, तो जो सिटीजनशिप है, एक बार उसको हम ब्रीफ में समझते हैं, वही अपना देसी तरीका इकोनॉमिक्स वाला। और एक और बात, स्टूडेंट्स को बहुत ही भ्रम है कि मैम अब पॉलिटी पढ़ाने लगी तो इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स भी चलेगी, पॉलिटी भी चलेगी। जो फिनेंस की वीकली न्यूज आती है एवरी मंडे शाम को 7 बजे, वो चलती रहेंगी। इकोनॉमिक्स के जितने भी रिसेंट अपडेट्स अभी हो रहे हैं, उन अपडेट्स को आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रही हूं मैं। फिर से हम इकोनॉमी को बिल्कुल तरोताजा तरीके से पढ़ेंगे। अभी अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए आप, ताकि जितने भी रिसेंट अपडेट्स होंगे वो समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट इकोनॉमी की बन चुकी है। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट करने के बाद जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, एमसीक्यू की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है। लगभग 300, 350, 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई है इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर एवरी मंडे शाम को 7 बजे हम फाइनेंस की वीकली न्यूज के साथ मिलते हैं। और ये पॉलिटी की क्लासेस हफ्ते में 2 बार आएंगी, एक तो संडे को और एक वेडनेसडे को शाम को 4 बजे। ठीक है, तो अलार्म अपना रिमाइंडर लगा के रखें, ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। तो देखिए, जो सिटीजनशिप है, अब कोई भी पर्सन जो है, कोई भी इंसान है, या तो वो भारत का सिटीजन होगा, या तो वो भारत के लिए एलियन होगा। एलियन का मतलब नॉन सिटीजन आप कह सकते हो, भाई हमारा नागरिक नहीं है वो, हमारे लिए एलियन है। या तो वो भारत के लिए सिटीजन होगा, या तो वो भारत के लिए एलियन होगा। अब कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन है तो क्या हो गया? अगर कोई व्यक्ति सिटीजन है, इसका मतलब उसके पास सारे के सारे पॉलिटिकल, सारे के सारे सिविल, सारे के सारे इकोनॉमिक राइट्स हैं जो इंडिया के पास है।
मतलब भारत के हर तरीके के अधिकार उस इंसान के पास होंगे जो भारत के अंदर सिटीजन होगा, लेकिन जो एलियन होगा उसके पास सारे के सारे अधिकार नहीं होंगे। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो वोट नहीं दे सकता। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिलते हैं। तो सभी के सभी पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक राइट्स उस व्यक्ति को मिलेंगे जो भी भारत का सिटीजन होगा। अब जो ये एलियन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं फ्रेंडली एलियन और एक को कहते हैं एनिमी एलियन। एनिमी एलियन एंड फ्रेंडली एलियन। फ्रेंडली का मतलब मित्रता वाले विदेशी लोग और वो दुश्मनों वाले विदेशी लोग। क्या मतलब? फ्रेंडली एलियन का मतलब ये होगा स्टूडेंट, उन देशों के लोग जो भारत के लोगों को सिटीजनशिप दे देते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका जो है इंडिया के लोगों को सिटीजनशिप दे देता है अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करवा के। और यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशंस भी ठीक ठाक है। इट मींस यूएसए हमारे लिए एक फ्रेंडली एलियन है। अब कुछ देश ऐसे हैं जिससे भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं है, लाइक नॉर्थ कोरिया, या मैं कहूँ कोई कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है, ठीक है। या फिर वो ऐसे देश हैं जो इंडियन लोगों को अपने देश की सिटीजनशिप नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? वो हमारे लिए एनिमी एलियन है, ठीक है। वो हमारे लिए एनिमी एलियन है। तो फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन क्या होता है ये आपको समझ आ गया। तो अब क्या फर्क पड़ता है? कोई व्यक्ति सिटीजन है, कोई व्यक्ति फ्रेंडली एलियन है, कोई एनिमी एलियन है, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है अधिकारों का। जो सिटीजन होंगे उनको तो हर तरीके का अधिकार मिलेगा, जो फ्रेंडली एलियन होंगे उनको एनिमी एलियन से ज्यादा राइट्स मिलेंगे। क्या मतलब? उदाहरण के लिए बताती हूं, समझिए। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो ओनली सिटीजन्स को ही मिलेंगे, ओनली सिटीजन को मिलेंगे। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो ओनली सिटीजन को ही मिलेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे आर्टिकल, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं। बाकी जितने भी हैं वो बाकियों को भी मिल जाएंगे। जैसे आर्टिकल 14 है, वो सभी को सिक्योर करेगा। आर्टिकल 17 है, वो सभी को सिक्योर करेगा। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है 15 में, 16 में, मैं इनकी डिटेल में अभी नहीं जा रही हूं। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स, वहां हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। अभी बस आप याद रखने के लिए चीजें याद रखेंगे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, बार बार इसको बोलो, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो केवल सिटीजन को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम, ये तो होगी सिटीजन की बात। अब बात करते हैं हम किनकी? फ्रेंडली एलियन की। किनकी? फ्रेंडली एलियन की, ठीक है। इसको कौन से फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? इसको जो है आर्टिकल 14 मिल रहा है, ठीक है, आर्टिकल 17 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, 20 से लेके 20, 21, 22 से लेके 28, ये सब फंडामेंटल राइट्स इसको मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब के सब फंडामेंटल राइट्स इसको मिल रहे हैं। अब जो एनिमी एलियन होगा वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर पाएगा? वो 14, 17, 18, 20, 21, 23, ये आर्टिकल नंबर 22 को एंजॉय नहीं कर पाएगा, जिसमें डिटेंशन के अगेंस्ट आपको प्रिवेंशन मिलता है। आर्टिकल नंबर 22 को ये एंजॉय नहीं कर पाएगा। मतलब कि इसके फंडामेंटल राइट और कम हो गए, वो और कम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करेगा। ये कुछ ज्यादा फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करेंगे, ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करेंगे, ठीक है। जो फ्रेंडली एलियन है वो इन आर्टिकल्स को एंजॉय नहीं करेंगे। फ्रेंडली एलियन केवल इन आर्टिकल्स को एंजॉय करेंगे। एनिमी एलियन आर्टिकल 22 को भी एंजॉय नहीं करेगा। मतलब मैं अगर कहूं कि कौन कौन से नॉट एंजॉयड, अगर मैंने ऐसे लिख दिया नॉट एंजॉयड, यहां तो ऐसा कोई भी नहीं है जो एंजॉय करे ही ना, सारे के सारे करेगा। फ्रेंडली एलियन कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता? 15, 16, 19, 29, 30, बिकॉज दीज आर ओनली फॉर सिटीजन्स। ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता? 15, 16, 19,
22, 29, 30। मतलब कि इसके लिए लिस्ट और लंबी है कि तुम ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट्स इंजॉय नहीं कर सकता, और ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट इंजॉय करेगा। ये फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो ओनली सिटीजन इंजॉय करेगा और कोई नहीं करेगा। तो आपको फर्क समझ आ रहा होगा सभी में, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, हमने ये बातें सारी कर ली है जो आपको भी स्लाइड पे दिख रहा है। मैं ना पहले आपको देसी टर्म में समझा देती हूँ, लेमैन टर्म्स में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और फिर स्लाइड्स के अंदर आपको अपने आप ही सब कुछ समझ आ जाए। इंडिविजुअल, सिटीजन और एलियन दो तरीके के हो गए। सिटीजन वो है जो सारे के सारे राइट्स को एंजॉय करते हैं, एलियन फ्रेंडली और एनिमी, ठीक है। जो एनिमी एलियन है, ये वाला एरो जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। जो एनिमी एलियन है वो अरेस्ट और डिटेंशन यानी आर्टिकल 22 को भी इंजॉय नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखिए ये क्या कह रहा है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। राइट टू वोट इन इलेक्शन ओनली फॉर सिटीजन, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ओनली फॉर सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी ओनली फॉर सिटीजन, मतलब प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, गवर्नर बनना है, सिर्फ भारत का सिटीजन ही बन सकता है, ठीक है। ये जितने के जितने राइट्स हैं ये ओनली इंडियंस यानी ओनली सिटीजन्स को ही मिलेंगे। यानी सबसे ज्यादा राइट्स किसके पास आ गए? सिटीजन के पास आ गए, फिर फ्रेंडली एलियंस के पास और फिर एनिमी एलियंस के पास सबसे कम राइट्स होते हैं। यहां तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। इसके बाद सिटीजनशिप जो है, अब देखो कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, अब उसकी बातें करते हैं। देखो जो सिटीजनशिप है ना, जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कब तक? ये मैं कहूं 26 जनवरी 1950 तक। इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एबॉलिश होती है, क्योंकि उनको जिस काम के लिए बुलाया था वो तो पूरा हो चुका है, संविधान बन चुका था, लागू हो चुका था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हटा दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक हम हैं 26 जनवरी 1950 तक सिटीजनशिप कैसे मिलेगी ये बात हम बता देंगे। मतलब कि यहाँ टिल 26 जैन 1950 किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो उन्होंने आर्टिकल 5 से लेके 11 में, आर्टिकल 5 से लेके 10 में लिख दिया, आर्टिकल 5 से लेके 10 में लिख दिया कि 26 जनवरी 1950 तक जितने लोग भारत की सिटीजनशिप चाहते हैं उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। अब बोले हम तो आज हट रहे हैं, हमें तो आज एबॉलिश किया जा रहा है, इसके बाद भी लोग पैदा होंगे, इसके बाद भी लोग बाहर के लोग भारत की सिटीजनशिप चाहेंगे, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? ये पावर हम आर्टिकल 11 से पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं कि हमारे बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे के सारी पावर जो है पार्लियामेंट के हाथों में है। आर्टिकल 11 में ये बात लिख दी कि पार्लियामेंट के हाथों में सारी ताकत है, हमारे जाने के बाद सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे हटेगी, क्या कुछ चेंज करने हैं, कोई कानून बनाना है, वो सारी की सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट को देके चले गए, ठीक है। तो आर्टिकल 11 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ही पावर है पॉलिटिकल मैप को चेंज करने की, पार्लियामेंट के पास ही पावर है सिटीजनशिप को चेंज करने की, ठीक है। तो इतनी बातें अपने को समझ आ गई। अब पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया, जिसके अंदर ये बताया कि हम 5 तरीकों से, 5 वेज से आपको सिटीजनशिप देंगे, 5 तरीकों से आपको सिटीजनशिप देंगे और 3 तरीके से आपकी सिटीजनशिप जो है वो लूज हो सकती है, आप खो सकते हो अपनी सिटीजनशिप को। 5 तरीके बताए सिटीजनशिप मिलने के, 3 तरीके बताए सिटीजनशिप खत्म होने के। किसने? सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये जो एक्ट है ये कब बात कर रहा है? 26 जनवरी 1950 के बाद के लोगों की, ठीक है। और ये कब बात कर रहा है? ये बात कर रहा है टिल 26 जैन 1950, यानी आर्टिकल 5 से 10 की बात कर रहा है, आर्टिकल 5 से 10 की बात कर रहा है, टिल 26 1950 की। इस दिन तक कैसे लोगों को नागरिकता मिलेगी ये बात आर्टिकल 5 से 10 बताते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं आर्टिकल 5 to 10 की कहानी और उसके बाद हम सिटीजनशिप एक्ट की बात और फिर कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। जो ये सिटीजनशिप एक्ट है ये कितनी बार अमेंड हो चुका है? 1960 में, 85 में, 86, 92, 3, 2005, 2015 और 2019 में भी इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। लगभग 8 से 9 बार इसके अंदर अमेंडमेंट हो चुका है, रोजाना कुछ ना कुछ। अब ये अमेंडमेंट कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर करेगा क्या? नहीं, पार्लियामेंट करेगा। बिकॉज आर्टिकल 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जाने के बाद सिटीजनशिप की सारी ताकत पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो ये बातें हमने यहां तक समझ ली। अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को समझेंगे।
आर्टिकल 5 क्या कहता है? डोमिसाइल इन इंडिया। जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है, जो हमेशा भारत में रह रहे थे टिल 26 जैन 1950, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? ये सारी की सारी बातें जो है मैं 26 जनवरी 1950 तक की कर रही हूँ, क्योंकि मैं आर्टिकल 5 से 10 की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो भी भारत की डोमिसाइल लिए हुए थे उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 6 बताता है जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हैं, उनको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो कैसे मिलेगी? ये बात आर्टिकल 6 में है। ठीक है, देखो इनके ना अंदर डेट्स होती हैं, इतनी डेट से इतनी डेट तक आए हो, इतनी डेट से इतनी डेट तक आए हो तो क्या करना होगा, कहाँ मम्मी की सिटीजनशिप दिखानी है, कहाँ पापा की, कहाँ दादा दादी की, उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसको भी डिटेल में जाना है वो मैंने कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड में मैंने कोर्स के अंदर समझाया है। हम टू द पॉइंट सीरीज चला रहे हैं, तो उस शब्द के मायने भी होने चाहिए। हम बहुत गहराइयों में घुस गए तो ये टू द पॉइंट शब्द उड़ जाएगा और अपने नोट्स जो है वो फिर वही घिंचा पिचा एक बड़ी सी पोथी बन जाएगी। ठीक है, तो जिसको इसको डिटेल में समझना है वो कोर्स में जाके इसको और डिटेल में समझ सकता है। अभी आर्टिकल 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर से पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, ये बात आर्टिकल 7 बता रहा है। ठीक है, आर्टिकल 5 जो भारत की डोमिसाइल लिए हुए हैं, आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं, आर्टिकल 7 जो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आए, आर्टिकल 7 बताता है। आर्टिकल 8 रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो लोग भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन मम्मी पापा दादा दादी कभी ना कभी अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर थे, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, ये बात आर्टिकल 8 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 9 बताता है कि आपके पास सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप के दो मतलब है, एक तो भारत के अंदर सेंट्रल सिटीजनशिप है, यानी हम सब इंडियन हैं, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी या बिहारी या हरियाणवी या राजस्थानी ऐसे नहीं है। वी ऑल आर इंडियंस, हम एक तिरंगे के नीचे वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है, हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सिटीजनशिप मिलती है, हमारे नेशन की मिलती है, स्टेट की सिटीजनशिप अलग नहीं होती जैसे अमेरिका में होती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की अलग होगी, यूएसए की अलग, न्यूयॉर्क की अलग, यूएसए की अलग। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, टेक्सास की अलग, यूएसए की अलग। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। और दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप का एक अर्थ ये भी निकलता है कि आप अगर भारत की सिटीजनशिप लेते हो तो आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर आपको दूसरे देश की नागरिकता चाहिए तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसको कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, और ये हमने ब्रिटेन से कंसेप्ट बोरो किया है। आर्टिकल 9 कहता है कि इंडिया के अंदर नो डुअल सिटीजनशिप, इंडिया के अंदर डुअल सिटीजनशिप नहीं होगा, ये बात आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? डीम्ड टू बी ए सिटीजन कॉन्टिन्यू टू बी ए सिटीजन। अगर आप सिटीजन हैं तो सिटीजन रहोगे, ऐसा नहीं है बेवजह आपकी कोई सिटीजनशिप खत्म कर देगा। डीम्ड टू बी ए सिटीजन, कॉन्टिन्यू टू बी ए सिटीजन। ठीक है, आप हो तो आप रहोगे, जब तक आप कुछ इलीगल या फ्रॉड वगैरह नहीं करते हो, जब तक आप किन्हीं कानूनों का उल्लंघन नहीं करते हो, तब तक आपकी सिटीजनशिप बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं है रात को तुम इंडिया के नागरिक थे और सुबह कोई कह दे ओए तेरी ना सिटीजनशिप खत्म, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जब तक आप लॉज को वायलेट नहीं कर रहे हो तब तक आपकी सिटीजनशिप प्रोसीजर से ही हट सकती है, उसके अलावा कैसे नहीं हट सकती। अब आर्टिकल 5 से 10 क्या कहते हैं ये हमने समझा। ये सबके सब 26 जनवरी 1950 तक की बातें करते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना है या सिटीजनशिप को अक्वायर करना है। ठीक है, पार्लियामेंट को शक्ति मिली हुई है, एम्पावरमेंट मिला हुआ है कि आप आगे सारे प्रोविजंस बनाएंगे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया उसको देखते हैं। पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना दिया और उसके अंदर 5 तरीके बता दिए कि हम कैसे सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं। 5 तरीके। बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब जस्ट सोलाई भी इसको कहते हैं। जस्ट सोलाई इसका मतलब होता है आप अपने देश की मिट्टी में पैदा हुए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स, आपके पापा कहाँ के हैं, आपकी मम्मी कहाँ की है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिटीजनशिप, आप अगर इंडिया के अंदर पैदा हुए हो तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। बाय बर्थ ये बात बताता है। बाय डिसेंट क्या बताता है?
अगेन मैं डेट्स में नहीं जा रही हूँ, इतने तारीख को पैदा हुए तो बहुत लंबा चौड़ी चीज है जो मैंने कोर्स में कराई है, ठीक है, यहाँ नहीं करवाई है। बाय डिसेंट का मतलब क्या होता है? बाय डिसेंट का मतलब ये होता है वंशवाद, यानी कि आपका वंश किस, भाई मान लीजिए आपका जन्म तो भारत के बाहर हुआ है, लेकिन आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो वंशज हैं, मम्मी पापा दादा दादी, वो जो है कभी अनडिवाइडेड इंडिया में रहे थे, तो नागरिकता कैसे मिलेगी? ये बात बाय डिसेंट बताता है। बाय नेचुरलाइजेशन, ना तो आपका जन्म भारत में हुआ, ना ही आपके मम्मी पापा भारत के, ना ही दादा दादी भारत के कभी थे, फिर भी आपको नागरिकता चाहिए, तो कैसे मिलेगी? नेचुरलाइजेशन मेथड से, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का क्या मतलब है? मान लीजिए ये जमीन थी, ये जमीन किसी की नहीं थी, और आज मान इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग जो है, मान लो XYZ नेशन है, ये हमें नहीं पता कौन है, मान लीजिए कल को ये इंडिया की टेरिटरी बन जाती है, इंडिया इस टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है, तो ये जो जितने भी लोग हैं 5 के 5, ये ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता ले लेंगे, ऑटोमेटिक भारत के सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आपने टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, जिसकी वजह से आपको भारत की नागरिकता मिल गई है, ठीक है। देन बाय रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्टर करवा लिया है खुद को, एम्बेसी में जाके आपने खुद को रजिस्टर करवा लिया है कि हमको भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको नागरिकता कैसे मिलेगी? ये बात बाय रजिस्ट्रेशन बताता है। तो ये 5 तरीके पता लगते हैं आपको कि नागरिकता मिलेगी कैसे, और 3 वेज हैं कि आप नागरिकता छोड़ेंगे कैसे, कैसे आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। पर उससे पहले, खत्म करने के तरीके से पहले, मैं आपको रिसेंट अमेंडमेंट्स की तरफ लेके चलती हूँ। देखो एक शब्द है जिसका मतलब है इलीगल माइग्रेंट, इलीगल इलीगल इमिग्रेंट कह दीजिए, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो इस शब्द को समझो, इलीगल इमिग्रेंट कौन होते हैं? 2 कंडीशन पूरी करने वाले लोग इलीगल कहलाएंगे। पहली कंडीशन, अगर वो बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम रह रहा है, बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम रह रहा है, मतलब कि उसका वीजा था 6 महीने का, लेकिन उसको 1.5 साल हो गए भारत में, 6 महीने के बाद भी वो इंडिया में चोरी छिपे रह रहा है, मतलब वो इलीगल इमिग्रेंट बन जाएगा। दूसरा, अगर उसने कोई फेक पेपर दिखा के भारत की नागरिकता ली है, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के इंडिया की नागरिकता ली है, तो भी वो इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा, ठीक है। ये 2 लोग जो हैं ये इलीगल इमिग्रेंट कहलाते हैं। तो क्या होता था कि जो भी लोग इलीगल इमिग्रेंट होंगे उनके साथ क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? जो भी लोग इलीगल इमिग्रेंट होंगे, या तो उनको पनिशमेंट मिलेगी भारत में, ठीक है, कुछ फाइन वगैरह लगा दिया। दूसरा, उनको वापस से डिपोर्ट कर देंगे कि तुम अपने देश के अंदर चले जाओ, ठीक है। तीसरा जो है, उनको भारत के अंदर ही कुछ और पनिशमेंट वगैरह, जेल वगैरह यानी इम्प्रिजनमेंट के अंदर बंद कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे। ये 3 सजा उनको मिलती है। पनिशमेंट में मान लीजिए कोई फाइन लगा दिया, डिपोर्ट का मतलब उसको वापस रिटर्न कर दिया, अपने देश के अंदर ही उसको वापस भेज दिया कि भाई तू चला जा, हम तुझे छोड़ रहे हैं, तू चला जा, या उसको जेल में बंद कर दिया। ये 3 सजा होती है इलीगल इमिग्रेंट के लिए। अभी होता क्या है, हाल ही में 2015 और 16 में प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। उस नोटिफिकेशन में क्या कहा जाता है? उस नोटिफिकेशन में यह कहा जाता है कि कोई भी इंसान अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले, मतलब बिफोर 31 दिसंबर 2014, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 अगर इंडिया में आ रहा है, दूसरा, अगर वो हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, पारसी धर्म से बिलोंग कर रहा है, क्रिश्चियन भी आएगा, अगर वो इन धर्मों से बिलोंग कर रहा है, इन 6 धर्मों से बिलोंग कर रहा है, और तीसरी शर्त, अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आ रहा है, तो उस इंसान को हम इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहेंगे।
मतलब कि उनके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी आप उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहोगे। वो बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड रह रहे थे, आपने उनको जेल में बंद कर दिया था, आप उनको इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहोगे, उनको रिलीज कर दोगे। पर शर्त क्या होनी चाहिए? वो इंसान 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका हो, हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, पारसी या क्रिश्चियन में से किसी एक धर्म को फॉलो करता हो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आया हो, इन 3 देशों में से किसी एक देश से आया हो, तो उस इंसान को अगर वो इलीगल इमिग्रेंट है भी तो भी उसकी सजा माफ कर दो और उसको भारत की नागरिकता दे दो अगर वो चाहता है तो ये नोटिफिकेशन आया 2015-16 में। अब इस नोटिफिकेशन से भारत देश के अंदर लड़ाइयां हो गई और पाकिस्तान के साथ अपने संबंध थोड़े से और गड़बड़ा गए। पाकिस्तान ने ये कहा तुम क्या चाहते हो, तुम अगर पाकिस्तानियों को सिटीजनशिप देना चाहते हो, पाकिस्तान से आने वाले लोगों को सिटीजनशिप देना चाहते हो, तो आप यहाँ मुस्लिम शब्द भी तो ऐड करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर तो मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। तो आपने यहाँ मुस्लिम नहीं डाला है, इट मीन्स तो आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आप पाकिस्तान से हिंदुओं को बुला के उनकी सिटीजनशिप भारतीय करना चाह रहे हो, इसका मतलब तो आपका इंटेंशन ये है। पर जो भी हुआ, हम इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आया प्रेसिडेंट का 2015 और 16 के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है? ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट ये नहीं रहेंगे, जो इस कंडीशन को पूरी कर रहा है इलीगल इमिग्रेंट नहीं रहेंगे, और अगर किसी को इलीगल इमिग्रेंट मान के सजा दी जा रही है तो उसकी सजा माफ कर दी जाए। अब इससे भारत में विवाद हो गया। जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री थी, उन्होंने कहा ऐसे तो तुम किसी को भी घुसा दोगे भारत में कि रह ले तू असम में, रह ले तू इधर अरुणाचल में, इससे हमारा जो कल्चर है वो तो खराब हो रहा है, हमारा जो कल्चर है इससे वो तो खराब हो रहा है, हम क्या करें उसका? जो हमारे कल्चर है, जो हमारा रीति रिवाज है, जो हमारे कस्टम्स हैं, वो तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जिसकी वजह से असम के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई फैल जाती है। तो अब क्या किया गया? ये कहा गया ये जो नोटिफिकेशन है ये पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन एक तो स्केड्यूल 6 एरिया के अंदर लागू नहीं होगा, स्केड्यूल 6 के अंदर लागू नहीं होगा। स्केड्यूल 6 में 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 स्टेट के 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और इनर लाइन परमिट एरिया के अंदर ये बात लागू नहीं होगी। कहां? इनर लाइन परमिट एरिया में ये बात लागू नहीं होगी। इन 2 एरियाज को छोड़ के बाकी पूरे भारत के अंदर ये नोटिफिकेशन इम्प्लाई कर दिया जाएगा, इसको इम्पोज कर दिया जाएगा। ये बात कह दी किसमें? ये बात हमारी पार्लियामेंट ने कह दी। तो अभी हमें समझना है ये शेड्यूल 6 या इनर लाइन परमिट एरिया कौन से होते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया है। अब क्या किया जाता है, अभी समझेंगे शेड्यूल 6 या इनर लाइन परमिट एरिया क्या होता है। तो अभी नोटिफिकेशन 2015 और 16 जो था वो शेड्यूल 6 एरिया और इनर लाइन परमिट एरिया में नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब क्या किया भारत सरकार ने, जो ये नोटिफिकेशन था 2015-16 का जो प्रेसिडेंट ने जारी किया था, इस नोटिफिकेशन को अब एक्ट बनाना था। तो हमने क्या किया, सिटीजनशिप एक्ट 2019 हम ले आए, सिटीजनशिप एक्ट 2019 हम ले आए। ठीक है, यानी अमेंडमेंट हमने किया और 2019 में ये कानून हमने लागू कर दिया, और साथ में ये कह दिया कि ये जो कानून है ये शेड्यूल 6 एरिया और इनर लाइन परमिट एरिया में लागू नहीं होगा। एक तो ये चीज कह दी, जो नोटिफिकेशन आया था ना उसको कानून में बदल दिया, मतलब पूरे भारत में हम उसको लागू कर रहे हैं एक्सेप्ट दीज 2 प्लेसेस। ठीक है, और साथ में क्या किया कि जो नेचुरलाइजेशन तरीका है, हमारी सिटीजनशिप लेने का जो नेचुरलाइजेशन एक तरीका है, उस नेचुरलाइजेशन तरीके के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर दिया। क्या अमेंडमेंट कर दिया? उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ओरिजिनली नेचुरलाइजेशन कैसा था, कैसे नेचुरल तरीके से सिटीजनशिप मिलती थी। देखो, पहले क्या होता था, अगर आपको नेचुरलाइजेशन मेथड से सिटीजनशिप चाहिए तो आपको क्या क्या बातें पूरी करनी पड़ेंगी। पहला तो आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए, मतलब कोई क्राइम रेट आपका जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका कैरेक्टर गुड होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी, जो हमारी शेड्यूल 8 के अंदर 22 लैंग्वेज गिवन है, उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि आप जिस दिन अप्लाई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेथ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका विश्वास, आपका बिलीफ, आपका फेथ होना चाहिए। और चौथी चीज ये कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने अप्लाई किया आज 25 अप्रैल 2023 को मैंने अप्लाई किया,
कि मुझे भारत की सिटीजनशिप चाहिए नेचुरलाइजेशन तरीके से, तो वो क्या कहेंगे कि लगातार एक साल पीछे यानी 25 अप्रैल 2022 से लेके और 25 अप्रैल 2023 यानी एक साल से लगातार आप इंडिया में ही रह रहे हो, एक तो ये बात प्रूव करो। और फिर इसके पीछे चले जाओ 14 साल, 14 साल कितने कहाँ चले गए हम, 25 अप्रैल 2008 में चले गए। इन 14 सालों में से किसी भी 11 साल आप लगातार भारत में रहे हो, किसी भी 11 साल आप भारत में रहे हो, तो आपको नेचुरलाइजेशन तरीके से सिटीजनशिप मिल जाती थी, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या कह दिया गया कि जो मैंने 6 धर्म आपको बताए हैं, 6 रिलीजन आपको बताए हैं और 3 देश आपको बताए हैं, 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और 6 धर्म हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, ये जो 6 धर्म और 3 देश हैं, यहाँ के जो लोग हैं इनको ये 12 साल प्रूव नहीं करना है अपने आप को 12 साल भारत में नहीं दिखाना है, वो केवल 5 साल का प्रूफ देके भी भारत के अंदर रह सकते हैं, नेचुरलाइजेशन तरीके से भारत की सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। उनको 12 साल का प्रूफ देने की कोई नीड नहीं है, 5 साल का प्रूफ दो कि आप भारत में रह रहे हो और उनको नेचुरल तरीके से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये भारत के अंदर कर दी गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। हमने समझा इलीगल इमिग्रेंट कौन होते हैं। अब हम देखेंगे, हमने ये नोटिफिकेशन के बारे में समझ लिया, ठीक है, और ये कह दिया हमने इसको एक्ट में बदल दिया कि अब 11 साल की जगह 5 साल के अंदर ही आपको नागरिकता मिल जाएगी अगर आप उन 3 देश और उन 6 धर्मों से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अब हमें ये जानना है ये शेड्यूल 6 एरिया और इनर लाइन परमिट एरिया क्या होता है जहां पे ये कानून लागू नहीं होगा। शेड्यूल 6 एरिया के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट 4 स्टेट के आते हैं। स्टेट हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम के अंदर कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ कचार हिल डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, मिजोरम में चकमा लाई मारा डिस्ट्रिक्ट, मेघालय में गारो खासी जैंतिया। ये 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो शेड्यूल 6 एरिया में आएंगे और इन 4 स्टेट के 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब यहाँ पे उन लोगों को आज भी इलीगल इमिग्रेंट ही माना जाएगा अगर वो अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं तो, ठीक है। बाकी जगह पे 31 दिसंबर 2014 से पहले वाले लोगों को हम लीगल कह देंगे। और इनर लाइन परमिट एरिया क्या होता है? एज पर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। देखो अंग्रेजों का क्या सीन था, जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन थे ना, अंग्रेजों को डर रहता था कि यहाँ से जो रशियन पावर्स हैं या दूसरी जो पावर्स हैं वो भारत के अंदर आ सकती हैं। तो इन एरियाज के अंदर उन्होंने ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी जिनको उन्होंने कहा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, और ये एक्ट आज तक भी लागू है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर किसी इंडियन को भी इन क्षेत्रों में घूमने जाना है तो उनको वहां की स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एरिया कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये 4 क्षेत्र जो है वो इनर लाइन परमिट एरिया में आते हैं। इन 4 एरिया में अगर आपको घूमने जाना है तो आपको भारत के सिटीजन को भी परमिट चाहिएगी टू विजिट स्पेसिफिक स्टेट्स। इनको इनर लाइन परमिट एरिया, तो शेड्यूल 6 और इनर लाइन परमिट एरिया में ये एक्ट लागू नहीं होगा, बाकी सब जगह ये लागू होगा। ये रिसेंट अमेंडमेंट थी जिसके बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि जो सिटीजनशिप है ये खत्म कैसे होती है। 3 तरीके हैं खत्म होने के। पहला तरीका है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब है जब आप अपनी इच्छा से ही कह देते हो कि मैं भारत की नागरिकता त्यागता हूं, ठीक है, आप खुद से ही अपनी इच्छा से विलिंगली ही आप भारत की सिटीजनशिप नहीं चाहते। टर्मिनेशन का मतलब होता है लॉ के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिक आपके भारत की नागरिकता टर्मिनेट मानी जाएगी, बिकॉज इंडिया सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। और तीसरा डिप्राइवेशन, यानी आपने कुछ फ्रॉड कर दिया तो आपको डिप्राइव कर दिया भारत की सिटीजनशिप से, आपको वंचित कर दिया भारत की सिटीजनशिप से, ठीक है। फ्रॉड यानी कि अगर आपने भारत के संविधान के अगेंस्ट कोई काम कर दिया, ठीक है, आपने भारत के एनिमी नेशंस के साथ बैठ के कुछ रिलेशंस बना लिए हैं भारत के अगेंस्ट, या 5 साल हो गए आपको सिटीजनशिप मिले हुए और इन 5 सालों में से कोई आपने ऐसा, इन 5 सालों में कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी सजा 2 साल या उससे ज्यादा है, तो भी आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। या आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया अपनी एप्लीकेशन का, मतलब गलत तरीके से आपने अप्लाई किया, इलीगल तरीके से, फ्रॉड तरीके से, और तुम पकड़े गए, तो भी आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो 3 तरीके हैं। डिप्राइव यानी आपने कुछ धोखा किया है, कैसे धोखे, ये धोखों की बात। रिनंसिएशन अपनी मर्जी से,
टर्मिनेशन, अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिक इंडिया की सिटीजनशिप आपकी लूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जाना कि लॉस कैसे होता है और अमेंडमेंट्स क्या हैं, ये सब चीजें हमने जानी। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मैम एक क्वेश्चन तो सीरीज से पूछ लिया कीजिए और एक क्वेश्चन आउट ऑफ द सीरीज से, मतलब जो आपने नहीं बताया है, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन डाल देना जो आपने वीडियो में नहीं बताया है। तो मैं दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन मैंने वीडियो में समझाया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैंने वीडियो में नहीं समझाया है, आपको अपने ज्ञान से उसका उत्तर देना होगा। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये क्या कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि डुअल सिटीजनशिप भारत में नहीं लगेगी, आर्टिकल 6, 7, 8 या 9। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और ये है आउट ऑफ द सीरीज क्वेश्चन, मतलब मैंने अभी तक नहीं समझाया है, भविष्य में समझाऊंगी, बट अपने ज्ञान के अनुसार आप इसका आंसर करें। आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या सही है, ट्रू बताना है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं नेचर में, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं नेचर में। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। ठीक है, उम्मीद करती हूं आप इनके आंसर्स देंगे बिल्कुल सही से। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सभी के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग भेजते हैं, जिससे मेरा मनोबल, मेरा उत्साह, मेरा एंथुजियाज्म बना रहता है और आप लोगों के लिए और नए नए टॉपिक्स मैं लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।